मैं अगर व्रत रखता हूं, मैं एक पूरी एफर्ट्स लेके कावड़ को लेके जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जितनी शुद्धि और जितनी अपनी तपस्या है और जितनी अपनी व्रत है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकूं। अगर उसके लिए मुझे धोखा दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर नाम रख के, और अंदर अगर किचन में नॉनवेज बन रहा है, तो क्या ये मेरा चॉइस नहीं है कि मैं कहां पे खाना खाऊं, मुझे पता चले? कि बाबूजी ने चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ जीतने के लिए नहीं लड़ा था, हारने के लिए चुनाव लड़ा था 1999 में, और उसका पर्पस ये था ये साबित करना कि शी इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हम ट्रायल जब करते तो हम साबित करते कि सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है और वो इस देश की नागरिक नहीं है। सिर्फ आप एक 3 गुम्मद डाल दें, उससे कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। उन गुम्मद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले तो ये पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। नाम नहीं लेना चाहता हूं उन ब्रांड के जहां पे आप हलाल सर्टिफाइड फूड दे रहे हैं। मैं क्यों हलाल फूड खाऊं? तो अगर एक धर्म को आज़ादी है हलाल सर्टिफाइड फूड खाने की, तो मुझे भी आज़ादी है सात्विक फूड खाने की। पर मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने इतिहास के इस दर्दनाक पन्ने को दोबारा आज कुरेदा है। नमस्कार दोस्तों, द रौनक पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। वेलकम। आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, वैसे तो वो पेशे से वकील हैं, मगर बहुत सारे लोगों के लिए वो एक सेलिब्रिटी हैं। जी हाँ, उनका पेशा तो वकालत है, मगर उन्होंने अपने इस पेशे को पूरी तरह से सनातन धर्म के लिए समर्पित कर रखा है। पहले इन्होंने अपने वकील पिता के साथ मिलकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने की लड़ाई लड़ी। फिर इन्होंने अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के मंदिर होने का मामला खोला। ये मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी लड़ रहे हैं, और अगर हम गलत नहीं हैं तो हिंदू धर्म से जुड़े 100 से ज़्यादा मामलों में अदालत में इन्होंने हिंदुओं का पक्ष रखा है। अब इनका और परिचय देने लगूंगा तो ये इंट्रो ही 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। तो बिना कोई और भूमिका बांधे स्वागत करते हैं विष्णु शंकर जैन जी का। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है द रौनक पॉडकास्ट पे। धन्यवाद जी, और शुक्रिया कि आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, क्योंकि चुनाव भी हो चुका है और ज्ञानवापी का जो केस है वो भी चल भी रहा है, और हमारे पिछले पॉडकास्ट में जब इस केस का जिक्र हुआ था तो कई लोगों ने पूछा भी था ये सवाल कमेंट सेक्शन में कि क्या अगर सरकार पहले से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो क्या पॉलिटिकल विल कमज़ोर पड़ेगा और केस पर उसका असर पड़ेगा, ज्ञानवापी के केस पर? इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इन तरह के केसेस को पॉलिटिकल एक्टिविटी से या इलेक्शंस के रिजल्ट से जोड़ के देखना अपने आप में बड़ा इलॉजिकल है। मैं पूछना चाहता हूं, भाई लोगों ने कहा कि राम मंदिर आपने बनाया, जो पॉपुलर परसेप्शन में बात होती है वो ये होती है कि भाई राम मंदिर आपने बनाया पर अयोध्या आप हार गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि मतलब राम मंदिर में जो अयोध्या हारना एक एमपी इलेक्शन में, इसका ये एक निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि राम मंदिर जो हमने बनाया या राम मंदिर की जो पूरी लड़ाई थी वो सार्थक नहीं थी और वो लड़ाई गलत थी। बहुत से लोग ये बातें कह रहे हैं। अब मैं इसका सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ज्ञानव्यापी में या वाराणसी में जीत गए तो क्या वो मैंडेट ज्ञानव्यापी के लिए है? मथुरा में जीत गए तो क्या वो मैंडेट श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए है? धार में भोजशाला में जीत गए तो क्या वो मैंडेट धार भोजशाला को रेनोवेट करने के लिए? ये किस तरह की बात हो रही है भाई? एक अगर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा है उसको आप कोर्ट की प्रोसीडिंग से जोड़ के कैसे देख सकते हैं? राम मंदिर का जो जजमेंट आया है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, और ये 70 साल की 69 ईयर्स की लीगल बैटल हुई है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अपना फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला दिया। इसमें आप क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की हम लोग बात करते हैं? क्या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की जुडिशरी पॉलिटिकल मास्टर से इम्पैक्टेड होती है? जो मैं बिल्कुल नहीं समझता हूं, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है। और आप अगर किसी चुनाव को, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन को या स्टेट इलेक्शन को एक सिविलाइजेशनल बैटल से जोड़ के देख रहे हैं तो ये अपने आप में आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि ये एक लीगल इशू है जो कोर्ट के सामने। अगर आप ज्ञानव्यापी मसले की बात करें तो ये लीगल इशू समय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब के सामने है, जिसके बाद उनकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की कहां से बात आती है? अगर आप भोजशाला की बात करें तो ये इस समय केस इंदौर हाई कोर्ट में है, जो इस समय इंदौर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच एडजुडिकेट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन बेंच उसको एडजुडिकेट कर रही है। अगर आप मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें तो ये केस इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल जज के यहाँ चल रहा है, ओरिजिनल ट्रायल चल रहा है जैसे राम मंदिर का चला। अगर आप कुतुब मीनार की बात करें तो उस समय साकेत की सिविल कोर्ट में चल रहा है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकली किसी पार्टी का स्ट्रांग होना या किसी पार्टी का वीक होना, मैं ऐसा समझता हूं इसका कोई इंपैक्ट जुडिशियल वर्डिक्ट्स पे या जुडिशियल जो चीजें हो रही हैं उस पर नहीं आता है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिन केसेस में सरकार पार्टी है
जिन केसेस में गवर्नमेंट पार्टी है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जैसे ज्ञान व्यापी का केस है, उसमें गवर्नमेंट फॉर्मल पार्टी है, उनका कोई एक्टिव रोल नहीं है, क्योंकि ये दो कम्युनिटीज के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, अंजुमन इंतजामिया के बीच में और क्या कहते हैं हिंदू पक्ष के बीच में। श्री कृष्ण जन्मभूमि भी इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही मिनिमम रोल है, क्योंकि दो समुदायों के बीच का डिस्प्यूट है। पर जहां पे गवर्नमेंट एक एक्टिव पार्टी है, वहां पे आप कह सकते हैं कि भाई अगर कोई पार्टी आई तो उसका क्या स्टैंड होगा, उसका क्या एफिडेविट होगा, वहां पे तो हम समझ सकते हैं। पर जहां पे दो कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं और उनके बीच में सिविल डिस्प्यूट है, तो मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा या क्या एफिडेविट होगा, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। श्री राम मंदिर की बात आपने कही, जब प्राण प्रतिष्ठा का दिन था तो उस समय कई नामों की चर्चा थी, उससे पहले भी कई नामों की चर्चा थी, आपके पिताजी के नाम की भी चर्चा उसमें हुई। वो इस केस से बहुत पहले से भी जुड़े हुए थे। इस कहानी के बारे में बताइए कि कैसे उस केस से उनका जुड़ना हुआ और आगे की क्या बात थी। तो सेक्शन 24 की एप्लीकेशन फाइल की थी गवर्नमेंट ने और उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था और 1989 में ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका ओरिजिनल ट्रायल करना शुरू किया। उस समय मेरे बाबूजी ने इसमें इसमें जुड़े हिंदू महासभा की तरफ से। उन्होंने सबसे पहले इस केस में एक स्ट्रॉन्ग WS हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में फाइल किया और ये बताया कि किस तरह से बाबर ने वहां पे आक्रांता की थी और हमारे मंदिर को तोड़ा था और ये पूरा परिसर हमको चाहिए, पूरा परिसर भगवान राम में विराजमान है, उनमें ही समाहित है, ये सारी बातें उसमें कहीं। फिर साथ ही साथ जो उसमें जितनी रिसर्च हो सकती है वो सारी रिसर्च की गई कि गुरु नानक देव ने वहाँ पे 1510 में विजिट किया था और राम मंदिर के दर्शन किए थे, सरयू का स्नान किया था। साथ ही साथ जो वहाँ पे धर्मशाला कब्जा कर ली थी मुलायम सिंह गवर्नमेंट ने, उस धर्मशाला को खाली कराने का काम हो, जो कारसेवकों पे निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवाई उन निहत्थे कारसेवकों को न्याय दिलाने का काम हो, ऐसे तमाम काम जो अलाइड काम होते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा गिरा था तो वहाँ पे पूजा पाठ रुक गई थी। तो मेरे बाबूजी ने कोर्ट में जाके, उसी दिन मेरी दादी जी का देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1992 को, तो 13वीं के बाद 20 दिसंबर 1992 को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका डाली थी और ये कहा था, पहली बार इस देश के संवैधानिक इंडिया में, लीगल इंडिया में आर्गुमेंट किया गया था कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेटी हैं और इनके दर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है, जो दर्शन नहीं रोके जा सकते हैं। 20 दिसंबर 1992 को जस्टिस हरिनाथ तिलेरी साहब ने इसकी लगातार सुनवाई की 10 दिन तक और उसके बाद 1 जनवरी 1993 को उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया और उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन तुरंत खोले जाएं और भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं। ये सारी बातें 1 जनवरी 1993 के बड़ा हिस्टोरिकल जजमेंट है, वो आया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज हम लोग 22 जनवरी 2024 का ये दिन देख पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद अध्यादेश आ गया, वो जमीन कैप्चर हो गई और जो यथास्थिति चल रही थी वो यथास्थिति चलती रही। तो मैं ऐसा मानता हूं 1 जनवरी 1993 का जो फैसला था, जिसमें मेरे बाबूजी का मैं कह सकता हूं गिलहरी के माध्यम से योगदान है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था इस केस का। इसके बाद इस केस में जो पूरी लीगल टीम है उन्होंने जो रिसर्च की, चाहे मैंने आपको गुरु नानक देव का इतिहास बताया, अलग अलग तरह से बाबर के आने से पहले क्या हुआ, बाबर के आने के बाद क्या हुआ, 300 साल का इतिहास क्यों चुप रहा, मुस्लिम पक्ष आज तक कोई जवाब क्यों नहीं दे पाया कि 1528 से लेकर 1855 तक उनके पास वहां पे नमाज करने का कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रूफ नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना। तो ये सारी चीजें हैं जो मतलब राम मंदिर केस ने, मुझे लगता है, मुझे पूरे लीगल सिस्टम को, पूरे हिंदू समाज को सिखाया है कि अगर आप इस तरह के सिविलाइजेशनल बैटल्स कर रहे हैं तो आपको किस पर्सपेक्टिव में उसको डील करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्रमाण निकालना पड़ेगा कि मंदिर कैसे तोड़ा गया, मंदिर तोड़ने से पहले मंदिर के क्या सबूत थे, मंदिर तोड़ने के बाद वहां पे क्या हुआ, उसकी क्या लीगल इंपॉर्टेंस है डेटी की। ये सारी बातें बखूबी राम मंदिर के जजमेंट में, मैं ऐसा मानता हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन्होंने उसको इनकैप्सुलेट किया। क्या ये भी सच है कि मुस्लिम पक्ष ने भी आपके पिताजी से ये कहा था कि हमारी तरफ से लड़ें केस को? जी बिल्कुल, ये बात सच है। जो उस समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जफराब जिलानी साहब हैं, उन्होंने ऑफर दिया था मेरे फादर को, हरिशंकर, तब उन्होंने किसी की तरफ से वकालतनामा फाइल नहीं किया था। तो ही वॉज अ वेरी, जिसे कह सकते हैं वेरी गुड, एक कह सकते हैं लॉयर प्रैक्टिसिंग इन लखनऊ बेंच। तो उनको ये ऑफर दिया था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कि आप उनकी तरफ से पैरवी करें और उस केस में उनकी तरफ से लॉयर बने जी। पर मेरे पिताजी ने अपने ज़मीर को देखा, अपने अंतरात्मा को देखा और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो भगवान राम के खिलाफ कभी भी बहस नहीं करेंगे। उनकी जो अंतरात्मा है
उनकी अंतरात्मा ने कहा कि भगवान राम के साथ उनको खड़ा रहना है और जो धर्म है उसके साथ खड़े रहना है, और जो लोगों ने अधर्म किया है और जो लोगों ने हमारे मंदिर को तोड़ा है उसके पक्ष में वो कभी नहीं खड़े हो सकते, चाहे जितनी भी फीस दी जाए, चाहे जितने बड़े बड़े प्रलोभन दिए जाए। तो उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसके बाद उन्होंने निरंतर 2019 तक राम मंदिर में अपनी सेवाएं दी, राम मंदिर के केस में। जी, थैंक यू वेरी मच। 100 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं हिंदुओं के पूजा स्थल को लेकर या उनके हितों से जुड़े हुए, जिसमें आप जुड़े हुए हैं, उसके केसेस से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि जिनके वजह से ये दावा किया जा रहा है कि ये चीज़ें, ये जगह हमको मिलनी चाहिए, चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो। ज्ञानवापी से शुरू करते हैं, और ऐसे और कौन से आपके दिमाग में आते हैं या मन में आते हैं जिनके बारे में आप यहाँ मेंशन करना चाहेंगे? ऑब्वियसली सारे 100 के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यहाँ कहना चाहें। शुरुआत अगर ज्ञानवापी से करें तो। देखिए, ज्ञानव्यापी का केस जब हमने इसकी रिसर्च की तो हमने ये पाया कि जो हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, और उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, जो ज्ञानव्यापी में है। ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, और ये जिसे कहें आध्यात्मिक केंद्र है, हमारे लिए मदर ऑफ सिविलाइजेशन है, और पूरी सनातन संस्कृति के लिए जो 5 कोस का विमुक्त क्षेत्र है वो डिविनिटी से भरा हुआ क्षेत्र है। शायद उस डिविनिटी को मैं आपके सामने उतने ज्यादा वर्ड्स में एक्सप्लेन ना कर पाऊं, वो डिविनिटी हमें वहीं पे जाके महसूस हो सकती है। उस जगह को तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा 1670 में, वो तोड़ने का फरमान हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को एक मिनट के लिए छोड़ भी दें तो जो आज आप ज्ञानव्यापी मस्जिद कह रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ज्ञानव्यापी नाम से कभी भी कोई मस्जिद हो ही नहीं सकती है। ज्ञानव्यापी एक इस्लामिक शब्द है ही नहीं। और अगर आप उस स्ट्रक्चर को एज इट इज देखें और एएसआई रिपोर्ट का अध्ययन करें, और ऐसा नहीं है कि मैं आज आपके सामने कोई यहाँ पे भावनात्मक बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने फैक्चुअल बात कर रहा हूं। अगर आप ज्ञानव्यापी परिसर का अध्ययन करें, पूरी की पूरी पश्चिमी दीवार, वेस्टर्न वॉल चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। ये बात एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। जो नीचे तहखाने हैं, उन तहखानों में हिंदू देवी देवताओं की कटी हुई मूर्तियां मिली हैं, संस्कृत से लिखे हुए श्लोक मिले हैं। जो व्यास परिवार था वो आज जो नंदी भगवान है उनके ठीक सामने उसी मस्जिद परिसर में, तथाकथित मस्जिद परिसर में ग्राउंड फ्लोर में पिछले 500 साल से पूजा करता चला आ रहा था। जो वजू टैंक है वहां पे 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है। जो अंदर कैलेंडर है जिसमें लिखा हुआ है ज्ञानव्यापी मस्जिद, जब उस कैलेंडर को उठा के देखा गया तो उसके नीचे स्वास्तिक के चिन्ह मिले, डमरू के चिन्ह मिले। चारों तरफ उस तथाकथित मस्जिद में देवी देवताओं को जो रखने के आले बने होते हैं वो आले बने हुए हैं। कितने ऐसे पिलर्स हैं जो समझ में आ रहा है कि वैदिक हिंदू पिलर्स हैं, जिसमें देवी देवताओं की आकृतियों को छेनी और हथौड़ी से तोड़ा गया है। तो ये पूरा परिसर, सिर्फ आप एक 3 गुम्मद डाल दें उससे कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती है। उन गुम्मद के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर मिले, तो ये पूरा परिसर चीख चीख के कह रहा है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। इसी तरह से अगर आप बात कर लें भोजशाला की, भोजशाला में तो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में 106 ऐसे खंबे मिले हैं जो हिंदू मंदिर के खंबे, और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी है कि ये जो खंबे हैं इसमें देवी देवताओं के चिन्ह हुआ करते थे जिसको मिटाया गया है। वहां पे 1455 का 1455 एडी का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें बोला गया कि यहाँ पे हम एफिजीज ऑफ गॉड, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ रहे हैं और यहाँ पे हमने मस्जिद वायलेंटली बनाई है। ये शब्द यूज्ड है एएसआई की रिपोर्ट में। ओम नमः शिवाय, सरस्वती, ओम सरस्वती नमः, ये सारे वहां पे शिलालेख पत्थर उस कमाल मौला दरगाह के अंदर, कमाल मौला मस्जिद के अंदर मिले। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये मस्जिद कैसे हो सकती है? भारी मात्रा में नरसिम्हा भगवान की जो आकृति है, गणेश जी की, ब्रह्मा जी की, ये सारी आकृति भोजशाला परिसर से मिली है। कितने ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं, जो इंगित करते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है। इसी तरह से अगर आप कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में जो आज हम लोग बात करते हैं कि एएसआई ने वहां पे बोर्ड लगाया है, वो एएसआई ने तो सिर्फ ट्रांसलेशन किया है। आज जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है जो कुतुब मीनार परिसर के अंदर बनी हुई है, जहां पे हम और आप जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं अपने बच्चों को ले जाके, आज उस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के ही वहां पे एनग्रेव्ड है कि ये 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई। इब्ने बतूता का किताब पढ़िए, इब्ने बतूता ने लिखा है कि यहाँ पे इतनी मंदिर, इतनी मूर्तियां तोड़ी गई कि यहाँ पे बुत खाना बना दिया गया उन मूर्तियों को तोड़ तोड़ के। तो ये कुतुब मीनार का आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं, भोजशाला का देख सकते हैं, ज्ञानव्यापी का देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें कृष्ण जन्मभूमि की,
तो कृष्ण जन्मभूमि में भारी मात्रा में हिस्टोरिकल रिसर्च है कि यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल हुआ करता तो उस मंदिर को तोड़ा गया है और वहां पे जो आज शाही ईदगाह मस्जिद बनी, मैंने अपनी पिटीशन में लिखा है कि जो कंस का कारागार है, जो भगवान कृष्ण का ओरिजिनल जन्म स्थल था, वो आज भी वहीं पे नीचे उस मस्जिद के नीचे है। और माननीय न्यायालय ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरी पिटीशन पे एडवोकेट कमीशन का ऑर्डर किया था कि यहाँ पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे किया जाए। जो फर्स्ट स्टेप होता है इस केस का, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसे इन ये जितने केसेस मैंने आपके सामने रखे, इसमें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं इमोशनल एंगल है ही नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल रिसर्च है, स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है जो प्रूफ करती है कि यहां पे प्री एग्जिस्टिंग मंदिर था और एक पक्ष ने अपने, जिसे कह सकते हैं, अपने आप को हावी करने के लिए या एक मानसिकता कही जाए कि जहां पे मंदिर है उसी जगह को कब्जा करके वहां पे मस्जिद के रूप में उसको उपयोग करना है, उस मानसिकता से काम किया है। और ये बात मैं आपके सामने सिर्फ हल्की नहीं कह रहा हूं, ये बात हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे कि ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर था, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर था, भोजशाला मंदिर परिसर था, कुतुब मीनार मंदिर परिसर था और साथ ही साथ टीले वाली मस्जिद और ताजमहल, ये सारे मंदिर परिसर हुआ करते थे जिसको गलत ढंग से एक मुस्लिम परंपरा के हिसाब से यूज करने की कोशिश की जा रही। पर विष्णु जी, वहीं पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात होती है कि 47 से पहले की जो भी स्ट्रक्चर हैं उनके स्वरूप को बदला नहीं जा सकता, पर आपका आर्ग्यूमेंट ये था कि अगर मंदिर को तोड़कर कोई और स्ट्रक्चर बनाया गया है तो क्यों नहीं बदला जा सकता। कोर्ट इस पे क्लियरली क्या कहती है? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक इंटरप्रिटेशन वो है जो आज एक पॉपुलर नैरेटिव बनाया जा रहा है बड़े बड़े बैरिस्टर्स द्वारा, और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरप्रिटेशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो बनाया जा रहा है इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन क्या है जो बड़े बड़े बैरिस्टर्स हैं उनका, कि ये सेक्युलरिज्म के एक जीता जागता उदाहरण है। दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या बनाया जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 को आपने फ्रीज कर दिया है और राम मंदिर के अलावा आप कोई और डिस्प्यूट को रेज नहीं कर सकते। यही तो आर्गुमेंट किया जा रहा है। आर्गुमेंट क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के फेवर में? आर्गुमेंट यह है कि राम मंदिर को एग्जेम्पशन दिया था। एग्जेम्पशन क्या दिया था कि राम मंदिर को आपको दे नहीं दिया था कि राम मंदिर के ऊपर हिंदू समाज के लोग केस लड़ सकते हैं, केस का जो फैसला होगा वो बाद में देखा जाएगा, बट आपको हमने एग्जेम्पशन दे दिया कि यू कैन फाइट द केस। ये आर्गुमेंट किया जा रहा है और बाकी चीजों के ऊपर बात ही नहीं होगी। एक लेजिस्लेचर ने, एक पार्लियामेंट ने उस पर सील लगा दी है, एक मैंडेट, एक इंजंक्शन जारी कर दिया। अब दूसरा आर्गुमेंट देखिए, इसका दूसरा पहलू देखिए जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको एनालाइज करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एक फर्जी नैरेटिव बनाने से अच्छा होगा कि लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ें। और सिर्फ मेरी बात नहीं है, अब तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी आ गए, उसको भी मैं बता रहा हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में और 4 सब क्लॉज 2 में जो शब्द यूज्ड है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप। मतलब 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसा ही रहेगा। धार्मिक स्वरूप का अर्थ क्या हुआ? अगर अपनी बात को उदाहरण से समझाऊं कि अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख दूं तो क्या मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? आप ही कहोगे कि भाई अगर मस्जिद है, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, आपके घुस जाने से, वहां पे पूजा पाठ कर लेने से मस्जिद का स्वरूप नहीं बदलेगा। उसी तरह से अगर आप किसी मंदिर में घुस जाओ और वहां पे वजू करना शुरू कर दो, नमाज करना शुरू कर दो और हमारे क्या कहते हैं जो देवी देवताओं का जो हमारे जो मंदिर की परंपरा है उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दो, तो आपके जबरन कब्जा कर लेने से किसी मंदिर का धार्मिक स्वरूप खत्म नहीं होगा। और यही बात हमने कोर्ट में आर्ग्यू की। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को यही बात होल्ड की। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 मई 2023 को यही बात होल्ड की। और उसके बाद अभी ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल साहब का इसमें बड़ा अच्छा जजमेंट आया है 19 दिसंबर को 2023 को, जिसमें उन्होंने बात कही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है। इट गिव्स द लिबर्टी टू असर्टेन द रिलीजियस कैरेक्टर। इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए हम केसेस फाइल कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी कह रहा है कि ज्ञानव्यापी जो है ये मस्जिद है, तो मैं केस फाइल कर सकता हूं और एविडेंस ला सकता हूं कोर्ट के सामने कि ये मस्जिद नहीं है और 15 अगस्त 1947 को ये मस्जिद नहीं थी, 15 अगस्त 1947 से पहले ये मस्जिद नहीं थी और इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है जो हम दे रहे हैं और जिसमें हम कोर्ट्स में, 2 कोर्ट्स में हम सक्सीड कर चुके हैं। इस समय मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और एक बात और कहना चाहता हूं, एक पक्ष ये कहता है कि सेक्युलरिज्म इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है।
अगर अंबेडकर साहब को आप पढ़िए और कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं, जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको पढ़िए, तो उन्होंने कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप इस संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है। एल चंद्र कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये इंटरप्रिटेशन ले भी लिया जाए, जो लोग कह रहे हैं कि आप, वो उनका इंटरप्रिटेशन क्या है कि इस तरह के सिविलाइजेशनल बैटल के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो अगर आप लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीन लेंगे तब भी तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में अगर विष्णु शंकर जैन ने, हरिशंकर जैन ने कह दिया कि ये मंदिर है तो आप मान लीजिए, ये पूरी सिविलाइजेशन ये कह रही है कि ये जितने सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट्स हैं, अगर डिस्प्यूट है तो उसको कोर्ट में डेमोक्रेटिकली उसको लड़ा जाए, दोनों पार्टीज अपने तर्क दे, अपने एविडेंसेस दे, और उसके बाद कोर्ट उसमें अल्टीमेटली निर्णय दे। पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसके बारे में बात ही नहीं हो। तो सर, आपने दो इंटरप्रिटेशन जो बताए, उसमें से राइट इंटरप्रिटेशन क्या है? इसको लीगल टर्म पे समझा जा सकता है या फिर अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है? क्योंकि अगर यही इंटरप्रिटेशन है जो सेकंड इंटरप्रिटेशन आपने बताया, तो फिर तो इसको फाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा सकती है या इसमें अमेंडमेंट कर सकती है या इसको जो भी कर सकती है, तो इसको तो तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो एज इट इज़ जो इंटरप्रिटेशन है वो है। बिल्कुल, देखिए हमने तो, देखिए एक तो सिचुएशन ये है कि जो इंटरप्रिटेशन आज चल रहा है उसके आधार पे जो हमने जुडिशियल मेहनत की है और जो दो वर्डिक्ट्स आए हैं कोर्ट के, वो एकदम क्लियर कर रहे हैं। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जो धार्मिक लिटिगेशन चल रही है, जो सिविलाइजेशनल बैटल्स चल रही हैं, उस पर कोई अड़चन या उसमें कोई रुकावट या कोई इंजंक्शन नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि अगर कोई भी आप इस्लामिक स्कॉलर से बात करेंगे तो वो आज आपके सामने ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड ये नहीं कह सकता है कि भाई किसी भी जगह मंदिर तोड़ के मस्जिद बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो उन्हीं जगहों की बात हो रही है जहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ठीक है, उसी को रेस्टोर करने की बात हो रही है। ठीक है। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो जो मैं आज आपके सामने इंटरप्रिटेशन रख रहा हूँ, मेरे हिसाब से वही इंटरप्रिटेशन है, और जो लोग उसमें भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक लीगल प्रिकॉशन लिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज कर रखी है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर ट्रैवल कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है, और अल्टीमेटली अब सुप्रीम कोर्ट में पूरी डिबेट होगी, और अगर सुप्रीम कोर्ट आज यही इंटरप्रिटेशन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है सिर्फ उतना ही होल्ड कर देता है कि भाई धार्मिक स्वरूप तय करने की आजादी देता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सो वी आर थ्रू। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना रिपील हो, रिपील हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस एक्ट के आने से कोई नुकसान, जो नुकसान हुआ है वो ज्ञानव्यापी में हमने झेला है। 30 साल तक इसी कंट्रोवर्सी में ज्ञानव्यापी का केस अटका रहा, तो इसी मिस इंटरप्रिटेशन में ही अटका। यस, ओके, यस। 1991 में जब केस फाइल हुआ, 30 साल तक ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, 30 साल तक, जब तक 19 दिसंबर 2023 को फैसला नहीं आया, ये मामला इसी मतलब कश्मकश में उलझा रहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई होता है कि नहीं होता है। पर जो एक लीगल रिसर्च की गई है उससे एक फायदा ये हुआ है कि ये 3 जजमेंट्स आए हैं, जिससे अब ये रास्ता क्लियर हुआ है और रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन करने के लिए केसेस फाइल हो सकते हैं। कोर्ट जाना हमारा फंडामेंटल राइट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बात मैं आपके सामने बहुत स्ट्रांगली कह रहा हूँ। ठीक है सर। सर 1990 में इतिहासकार सीताराम गोयल जी की एक किताब आई थी जो उन्होंने अरुण शौरी जी और कई राइटर्स के साथ मिलकर लिखी थी, जिसका टाइटल था हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। बेशक आप उस किताब के बारे में जानते होंगे। इसमें मुसलमानों द्वारा बनाई गई ऐसी 1800 इमारतों का जिक्र है जिन्हें हिंदू इमारतों या मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद, पिंजौर गार्डन, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र है उसमें। सवाल ये है कि आप लोग ऐसे मंदिरों को दोबारा पाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप ऐसी हर मस्जिद पर दावा करते हैं? और अगर ये बात है तो क्या, कुछ लोग 3000 कहते हैं, उस बुक में 1800 लिखा है, सो नंबर्स क्या हैं और क्या हर स्ट्रक्चर के लिए लड़ाई होगी? जय साई दीपक जब ये इस पॉडकास्ट में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर एक जगह के लिए लड़ाई होगी। आपका क्या कहना है? नंबर्स क्या है? कोई ऐसा आया है संख्या? मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है। हाँ। और मेरा बड़ा लीगल स्टैंड है आपके सामने, और मेरी पोजीशन ये है कि जहाँ जहाँ ये सबूत मिलेंगे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसको रेस्टोर करने के लिए हमें जब प्रूफ्स मिलेंगे तो हमारी लीगल टीम उस पर रिसर्च करेगी, और अगर स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च मिलेगी तो उस पर हम केसेस फाइल करेंगे, उसको रिक्लेम करेंगे, उसको रेस्टोर करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जितने भी नंबर्स हो। सोशल हार्मनी का क्या? देखिए, अगर आप बात समझिए, अगर आप एक लीगल
लीगल प्रिंसिपल पे आप बात कर रहे हैं, हाँ। और अगर लीगल प्रिंसिपल ये है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, आज इसको रिवर्स कर लें। ठीक है। अगर सपोज करिए उदाहरण मिलते कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मंदिर है जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई है, जो हिंदू लॉ का भी वायलेशन है और जो इस्लामिक लॉ का भी वायलेशन है, तो क्या उसको परमिट किया जाता? अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर का जजमेंट दिया, और ये जितनी बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ, अगर आप आज पीवी काणे साहब का धर्मशास्त्र पढ़ लें, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, आप गोपाल चंद्र शास्त्री को पढ़ लें, बीके मुखर्जी का हिंदू लॉ पढ़ लें, तो इन तीनों किताबों में क्या लिखा हुआ है और उसका सार क्या है? वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो वो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। वो जो संपत्ति है वो देवता में निहित होती है, उसमें वेस्ट होती है। और जो बाकी लोग हैं वो क्या आर्गुमेंट करते हैं? वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। अगर एक बार कोई जगह मस्जिद की होगी तो हमेशा मस्जिद की रहती है। तो यहाँ पे तो हम अपने मंदिर परिसर को रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं। अब वो चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, उसके लिए तो कोई भी आदमी गिनती नहीं कर सकता है। पर जहां जहां प्रूफ्स मिलेंगे, अगर कहीं अन्याय हुआ है तो डेफिनेटली हमें ये इस देश का जुडिशियल सिस्टम ये अधिकार देता है कि उसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं और अपने फैक्ट्स कोर्ट में रख सकते हैं। अल्टीमेटली द मैटर इज इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट कि वो एविडेंस को, दोनों एविडेंसेस को वे करने के बाद वो एक फैसला देगा कि भाई ये किसकी तरफ ये एविडेंसेस जा रही हैं। पर अगर आप ये कहें कि आप बात ही नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, यू कैन नॉट टॉक अबाउट दिस, तो मैं इस माइंडसेट के खिलाफ हूं। उसका लॉजिक, उनका आर्ग्यूमेंट है कि सोशल हार्मनी, क्योंकि हो सकता है 30,000 हो, लेकिन अगर आप हर एक चीज़ करते रहेंगे तो तिल तिल करके, धीरे धीरे करके वो सामने वाली कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। और फिर ये कैसे सॉल्व होगा? पूरा चीज़ कैसे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज बहुत ही संजीदगी से। सर, ज्ञानव्यापी में एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है, शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है, ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और इसको रोका जाए, और मेरे आर्ग्यूमेंट के आधार पे ऑनरेबल सिविल जज साहब ने उसको सील किया, तो वो क्या सोशल हार्मनी का एक उदाहरण है? आज मैंने आपको भोजशाला का उदाहरण दिया। एएसआई की जो रिपोर्ट है चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, 106 खंबे ऐसे थे जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां थी, जिनको हटाया गया है। जब वो नमाज पढ़ने जाते हैं 7 अप्रैल 2003 के आदेश के बाद, तो यज्ञ कुंड में थूकते हैं, संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं। तो क्या ये सोशल हार्मनी का उदाहरण है? आज कुतुब मीनार में लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उनके मलबे से यहाँ पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। तो ये क्या सोशल हार्मनी और सोशल जस्टिस का ये उदाहरण है? आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो हम सारे लोगों के आराध्य हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, उनके वहां पे आज जन्मभूमि पे वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, और अगर उसको रिक्लेम करने के लिए बात करें तो ये सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का उदाहरण है। मतलब ये तो वही, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में आपने मस्जिद बना दी और इलाहाबाद हाईकोर्ट उसको रिमूव करे, तो ये क्या सोशल आप ये कहना चाहते हैं कि हम सोशल जो आज फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सोशल फैब्रिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं है रौनक जी। मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, ये अपने डिग्निटी को और जो एक इलीगल कब्जा चल रहा है उसको हटाने की लीगल लड़ाई है। ये किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। अगर जो चीज आपकी नहीं है, जो चीज आपने जबरन कब्जा की है, जिस चीज में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उसको अगर एविडेंस के माध्यम से कोई कोर्ट में प्रूफ करना चाहता है, ये उसकी डिग्निटी की वापस। मैं पूछना चाहता हूं क्या कारण है कि मथुरा में जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहीं पर मस्जिद बनी, जो ज्ञानव्यापी परिसर हम लोगों के आध्यात्मिक केंद्र का सेंटर है, जहां पे हजारों सालों से मंदिर परिसर रहा है, वहीं पे ज्ञानव्यापी मस्जिद बनाने का क्या कारण है? भोजशाला में जो राजा भोज ने वहां पे हमारी मां सरस्वती का मंदिर बनाया था, उसी जगह को मस्जिद के रूप में उपयोग करने का क्या कारण है? मैं पूछना चाहता हूं कुतुब मीनार में जो वहां पे 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर थे, उसको तोड़ने का क्या कारण है? और ऐसे हजारों जगह है। और अगर उसके ऊपर बात की जाए तो इस देश का सेकुलर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं ऐसे सेकुलर सिस्टम को नहीं मानता। विष्णु जी, जो बातें आप करते हैं, चाहे वो मीडिया के सामने करें या कोर्ट में करें, वो एक ऐसा जोन है जिसमें कुछ लोग क्लेम करते हैं भावनाएं आहत होती हैं, धमकी वगैरह भी मिलती रहेगी। आपको मिली है इतने साल से आप इस प्रोफेशन में, वो टैकल कैसे करते हैं आप? क्योंकि ये एक बहुत ट्रिकी जोन है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप मेरा पूरा आप मूल्यांकन करेंगे जी सर, और मेरे पिताजी का पूरा मूल्यांकन करेंगे, तो आज तक मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके सामने, कभी भी मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो किसी भी धर्म को आहत करे। मैंने अपने धर्म की लड़ाई लड़ी है। मैंने अपने धर्म को, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं बात इंटरप्रिटेशन की कर रहा हूँ। आपने भी कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन। हाँ जी,
यहाँ पर भी मैं बात इंटरप्रिटेशन की कर रहा हूँ कि आपने नहीं आहत करी, लेकिन आपकी बात जहाँ पर जाकर लैंड होती है मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। मैंने अपने मनसा वाचा कर्मणा से, अपने कर्म से या अपनी वाणी से कभी भी, जो मैं अपनी कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, मैंने भी कभी किसी धर्म को आहत करने की बात नहीं कही है। इसलिए मुझे धमकियों का भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने अपने मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसमें मैंने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं कही है। मैंने अपनी कम्युनिटी के हक में बात कही है, और ये मेरा हक है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जफर आब जिलानी साहब थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लिए काफी दिन तक लड़ाई लड़ी, तो उनका कन्विक्शन था इसलिए उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी। मेरे और मेरे पिताजी का कन्विक्शन है इसलिए हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो धमकियों का फर्क तब पड़ता है जब आप कुछ गलत करें, पर जब आपके मन में सच्चाई है, आपका जो इशू है वो सच है, जब आपको पता है, आपकी स्ट्रॉन्ग लीगल रिसर्च है और आपकी पूरी कम्युनिटी के साथ अन्याय हुआ है, तो कोई धमकी का फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। हाल ही में धार की भोजशाला में एएसआई ने जो सर्वे किया, 94 मूर्तियां वहां पर मिली। हिंदू धर्म से जुड़े और भी कई महत्वपूर्ण सबूत वहां पर मिले। आपका ये भी कहना था कि ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो फिर तो ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंडर में आता भी नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताएं, धार की भोजशाला के बारे में थोड़ा। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा सर। अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 1991 का अध्ययन करेंगे तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में ऑलरेडी एग्जेम्पशन है कि जो एरिया एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये एएसआई का एफिडेविट है, धार की भोजशाला 1951 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अधीन ले ली थी। तो जब एएसआई ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हो गया, तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वहां पे एएसआई एक्ट लागू ही नहीं होता, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ही लिखा हुआ है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। तो उसको रिक्लेम किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वो एएसआई के प्रोटेक्शन में है जी। उसका जो कंट्रोल है वो इस समय एएसआई के पास है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं आपके चैनल पे, 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का एक आदेश है जिसमें एएसआई ने यह आदेश दिया, और शायद ऐसा आदेश आपने या आपके दर्शकों ने इस देश की लीगल हिस्ट्री में आज तक कभी सुना नहीं होगा, समझा नहीं होगा, देखा नहीं होगा। 7 अप्रैल 2003 का एएसआई का आदेश है जिसमें एएसआई ने इस जगह हिंदू समाज को मंगलवार को पूजा करने की इजाजत दी और फ्राइडे को मुस्लिम समाज को इसी जगह पे नमाज पढ़ने की इजाजत दी। भाई, या तो एक परिसर मंदिर परिसर है या तो एक परिसर मस्जिद परिसर है, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। और इसीलिए वहां पे 7 अप्रैल 2003 से पहले और 7 अप्रैल 2003 के बाद तनाव की स्थिति बराबर बरकरार रहती है। बसंत पंचमी के दिन पहले इजाजत मिलती थी कि बसंत पंचमी पे हिंदू समाज के लोग यहाँ पूजा कर सकते हैं, पर जब बसंत पंचमी फ्राइडे को पड़ जाती थी तो वहां पे बहुत बड़ी तनाव की स्थिति हो जाती। दिमाग किसका है? अब ये 7 अप्रैल 2003 को जो उस समय के ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये आदेश पारित किया है, तो हमने इंदौर हाईकोर्ट में यही बात रखी और यही बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 7 अप्रैल 2003 के इस आदेश के खिलाफ हमने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और ये कहा है कि भाई इसकी इंक्वायरी कर ली जाए। इंक्वायरी करके आज एएसआई की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। एएसआई की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि हिंदू मंदिर का परिसर है। 94 जो आपने बताया मूर्तियां मिली हैं, मैंने आपको बताया 106 खंबे हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे। ओम नमः शिवाय, ओम सरस्वती नमः, अलग अलग वहां पे क्या कहते हैं हिंदू धर्म से संबंधित चीजें मिली हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कैसे एक मस्जिद परिसर हो सकता है और कैसे वहां पे जो खिलजी ने, आप उस बलिदान को भूल जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में जगह को तोड़ दिया था, वहां पे 1200 लोगों को मरवा दिया था जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। उसके बाद भी हिंदू समाज के लोग बराबर अपने हक के लिए वहां पे लड़ते रहे और आज वो दिन आया है जब हम एक तरफ बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पे कोर्ट अपना वर्डिक्ट देगा। पर जब हम इस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो एक बात की जाती है कि भाई आप सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सोशल फैब्रिक तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं जो मंदिर परिसर में जाके नमाज अदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल पूछा कि धार भोजशाला का अगर कोई अध्ययन करे और एएसआई की रिपोर्ट जो 11 वॉल्यूम्स में फाइल हुई है उसका अध्ययन करे तो आपको ये कोई, मेरी बातों से आपको लग सकता है भावनात्मक इशू है, कोई भावनात्मक इशू नहीं है। ये टोटल एक हिस्टोरिकल और लीगल रिसर्च के आधार पे बेस्ड इशू है जिससे साबित हो रहा है क्लिंचिंग एविडेंस के आधार पे। मैं टाइम समय की कमी नहीं तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा जो मैंने अपनी पिटीशन में फाइल किए हैं। 52 फोटोग्राफ्स फाइल किए हैं जो ये शो कर रहा है सामने ऑन द फेस वैल्यू कि भोजशाला का पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है।
अभी आप चले जाइए 2.5 दिन का झोपड़ा, वो पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, जिसको आप कह रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा और उसको मस्जिद के रूप में उपयोग कर रहे हैं। ऐसे हजारों जगह हैं और आप कहते हैं इसके ऊपर बात ना हो। आप मतलब जो लोग हैं वो परसेप्शन कहते हैं इसके ऊपर बात ना हो, अगर बात की जाएगी तो सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश की ग्लोरी को, इस देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है, उसको रेस्टोर करने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है, बात नहीं कर सकता है? सेक्युलरिज्म शब्द का अर्थ क्या है? आज मैं पूछना चाहता हूं, सेक्युलरिज्म शब्द जब संविधान में डिस्कस हुआ, केटी थॉमस साहब का, कोई भी मुझे चैलेंज करे आपके चैनल पे, कहना चाहता हूं 3 टाइम्स केटी थॉमस साहब का प्रपोजल रिजेक्ट हुआ, 3 टाइम्स। और अंबेडकर साहब ने जो उसमें स्पीच दी है उसको पढ़ना चाहिए। उन्होंने इस वर्ड को कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपने 42nd अमेंडमेंट लाके संविधान के प्रीएम्बल में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया। सेकुलर वर्ड का मतलब क्या है, आज तक उसको परिभाषित नहीं किया गया। ओरिजिनल संविधान का प्रीएम्बल क्या कहता था? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। और एंड में क्या लिखा हुआ है? वी ऑन दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान के लिए शपथ खाते हैं। आज आपने कभी ऐसा सोचा है या देखा है कि किसी देश की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो कि एक शपथ जो ली गई हो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया जा रहा है कि अच्छा उस दिन शपथ खाई थी, 2 बातें लिखना भूल गया तो अब ऐड कर देते। ये कभी आपने देखा है? तो ऐसा, और देखिए आप इस बात को ऐसे देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। आप अगर इसको ऐसे देखें, जस्टिस रोहिंटन नरीमन जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्होंने बात कही है कि आर्टिकल 14 और 15 में सबको इक्वालिटी का अधिकार है। आज अगर सरकार गवर्नेंस करेगी तो गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में या एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी धर्म के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जी। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जहां पे किसी एक वर्ग को इक्वल राइट्स नहीं दिए। यहां पे हर एक समाज को, हर एक धर्म को, हर एक जाति को इक्वल राइट्स दिए भारतीय संविधान ने आर्टिकल 14 में। और आर्टिकल 15 में मैंडेट दिया है कि धर्म और जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद किस तरह की सेक्युलरिज्म की हम बात कर रहे हैं? क्या आज मैं पूछना चाहता हूं, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको रखना चाहता हूं, क्या आज सेक्युलरिज्म से हम ये समझते हैं कि लोग सेकुलर होते हैं या सरकार सेकुलर होती है? मैं आपके सामने ये आर्गुमेंट प्रोजेक्ट करना चाहता हूं कि सेकुलर सरकार होती है, लोग कभी सेकुलर नहीं होते हैं, क्योंकि हर धर्म अपने रेलम में काम करता है। ठीक है, सही बात। आज एक हिंदू धर्म का मानने वाला, एक जैन धर्म का मानने वाला, एक सिख धर्म का मानने वाला, एक इस्लाम या मुस्लिम समाज को मानने वाला, क्रिश्चियनिटी मान सकता है कि उसका जो रास्ता है वो सुप्रीम है। आप आज कैसे कह सकते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं? सरकार कह सकती है, लोग नहीं कह सकते हैं। और जो लोग कह रहे हैं वो आपके सामने छल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, एक आपको इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूं जी। गुरु नानक का, जरा सिख धर्म की आप पूरा इतिहास पढ़िए। एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का 2000 में, 2004 एससीसी में रिपोर्टेड जजमेंट है। तो उसमें कंट्रोवर्सी ये उठी कि क्या गुरु नानक का जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो क्या एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी है? क्या वो केस फाइल कर सकती है या केस उसके खिलाफ फाइल हो सकता है या उसके नाम पे संपत्ति दर्ज हो सकती है? 1921 में एक रेवेन्यू एंट्री हुई और जो सिख धर्म के जो पूरा गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे दर्ज कराया गया। अच्छा। तो कंट्रोवर्सी ये उठी कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम पे कैसे कोई संपत्ति दर्ज हो सकती है। तो ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया और मैं उस जजमेंट का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, 2004 एससीसी। ठीक है। और उसमें ये होल्ड किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी। ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी गुरु ग्रंथ साहिब, और ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गुरु ग्रंथ साहिब में है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं आपको एक कंपैरेटिव हिस्ट्री बता रहा हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब को सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी का दर्जा दिया है और कहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब के नाम उसके नाम पे आप संपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इट्स अ ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी जी। तो हर धर्म का कॉन्सेप्ट अलग होता है। कहीं मॉस्क इज अ प्लेस ऑफ कॉन्ग्रीगेशन और कहीं पे टेंपल इज अ प्लेस ऑफ डिविनिटी। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है कि लोग सेकुलर होते हैं, ये एक बेसिक छलावा है। हर आदमी एक दूसरे की इज्जत करेगा, सरकार किसी के धर्म के बीच में भेदभाव नहीं करेगी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। करेक्ट। विष्णु जी, आपने कहा था कि 2 ऐसे एक्ट हैं जिसके खिलाफ हर सनातनी को आवाज़ उठानी चाहिए। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसके बारे में हमने बात की और एक है वक्फ एक्ट
1995। सो आपने ये भी कहा है कि वक्फ एक्ट में एक साइड को ऐसी ताकत दी गई है कि वो किसी भी जगह को अपने लिए क्लेम कर सकता है। सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए व्यूअर्स के लिए हमारे। देखिए, आप अगर वक्फ एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो वक्फ एक्ट 1995 का अगर आप अध्ययन करेंगे तो हमारे लॉ में एक बड़ी अच्छी कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो अगर आप किसी को असीमित अधिकार दे देंगे तो उसका नतीजा यही होगा कि वो उसका दुरुपयोग करेगा जी। तो जो आज आप समस्या देख रहे हैं वक्फ की, जब आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव को और एक मंदिर परिसर को जो इस्लाम के आने से पहले था, उस पूरे एरिया को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। आज ज्ञानव्यापी परिसर में कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति है, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में कह रहे हैं कि ये वक्फ संपत्ति, ताजमहल के एक पोर्शन को कह रहे हैं कि ये वक्फ संपत्ति है। तो आज सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, चंद्रशेखर आजाद पार्क को कह रहे हैं वक्फ संपत्ति है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो जमीन है उसके एक पोर्शन को कह रहे हैं कि वक्फ संपत्ति है। तो ये सवाल उठ कैसे रहा है? राष्ट्रपति भवन और संसद का जो परिसर है उसमें भी काफी आज 123 प्राइम प्रॉपर्टीज ऐसी मिली है जिसको वक्फ से डीनोटिफाई किया है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने। तो बात ये हो रही है कि ये सवाल उठ कैसे रहा है, और जब हम इसकी तह में गए तो पता चला कि जो आपने असीमित अधिकार दिए हैं वक्फ बोर्ड को, ये उसका मूल कारण है। अब अगर उसको मैं आपके सामने डिकोड करूं तो सेक्शन 4, 5 और 6 में वक्फ एक्ट 1995 में सर्वे होता है हर 10 साल में। जैसे आप जानते होंगे, कोई भी अगर सर्वे होगा तो उस सर्वे में अगर आपकी जमीन जा रही है, आपकी मतलब किसी भी आदमी की जमीन जा रही है, तो उसको नोटिस दिया जाएगा, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा, भाई आपकी जमीन इस सर्वे में जा रही है, आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो आके बता दीजिए। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वक्फ एक्ट 1995 में जिस व्यक्ति की जमीन सर्वे में जा रही है उसको कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ही नहीं है, सेक्शन 4, 5 और 6 में। और पहले उसमें जो शब्द यूज था वो था पर्सन इंटरेस्टेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1979 में जजमेंट दिया बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ के केस में, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे होता है ये नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। तो वी वर सेटिस्फाइड कि नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2013 में सेक्शन 6 को अमेंड कर दिया और कह दिया पर्सन इंटरेस्ट, देखिए कितनी बदमाशी की, महीन बदमाशी, पर्सन इंटरेस्टेड वर्ड को अमेंड करके पर्सन एग्रीव्ड कर दिया। और अब जजमेंट आ गया है कि अब उसमें नॉन मुस्लिम्स भी कवर्ड है। तो मतलब अगर किसी आदमी की, और जो बात मैं आपको बोल रहा हूं इसके बहुत ड्रैकोनियन कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे होने जा रहे हैं। सेक्शन 4, 5 और 6 में सर्वे होता है कि बहुत से लोगों की संपत्ति सर्वे में चली जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है, और उनके ऊपर मैंडेट है कि आप उसको वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करिए। ये किस तरह का लॉ है? जब आपको पता ही नहीं है कि आपकी संपत्ति चली गई तो उसको हम वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें। अब दूसरा सवाल यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल का अगर आप गठन देख लें तो वक्फ ट्राइब्यूनल में एक इस्लामिक लॉ का जानकार बैठा हुआ। वक्फ ट्राइब्यूनल खुद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B को अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। इस देश के लीगल सेटअप में 3 टायर सिस्टम है जुडिशरी का, सबऑर्डिनेट जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक सेपरेट इनोवेशन किया और ये डेवलप किया कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। उसके लिए आर्टिकल 323A और B में ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बनाए गए, और उसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कैट हो गया, जैसे अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर का सर्विस डिस्प्यूट है तो वो कैट में जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर का अगर सर्विस डिस्प्यूट है तो वो सैट में जाता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, आर्टिकल 323A और 323B में वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्राइब्यूनल को बनाने की पावर ही नहीं है। और आप मुझे मैंडेट दे रहे हैं कि जब सर्वे हो जाए तो मैं ऐसी कोर्ट में जाऊं जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं और उसमें एक इस्लामिक लॉ का जानकार होगा। ये एक बात हो गई। इसके बाद सेक्शन 40(1) और सेक्शन 40(3) में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं जी। और अगर वो ट्रस्ट और सोसाइटी की संपत्ति है तो आप उनको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। इन्फॉर्म कहां करेंगे? जहां पे ट्रस्ट और सोसाइटी दर्ज है, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज या रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट के यहां। और हम सब जानते हैं वहां पे हजारों कम्युनिकेशन फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये आप किस तरह का न्याय बना रहे हैं, किस तरह का जुडिशियल सिस्टम बना रहे हैं? आप किसी पुजारी पुरोहित शंकराचार्य को आज तक इस देश के किसी जीओ ने, नोटिफिकेशन ने पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है क्या? पर वक्फ एक्ट में 1995 में सेक्शन 101 में आपने सबको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया है। आज मुझे अगर मेरे कोई मंदिर का कब्जा हो जाए और या कोई इंक्रोचमेंट हो जाए तो मेरे लिए एक समय सीमा है जिसके अंदर मुझे कोर्ट जाना है, 3 साल, 6 साल या 12 साल। उनके लिए कोई समय सीमा नहीं है सेक्शन 107 में। सेक्शन 108 में अगर जो पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके भारत आए थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस वो जमीन पे काबिज है
जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत केंद्र सरकार के पास थी कि केंद्र सरकार कभी उनको देगी, वो सारी की सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और अगर ऐसा कर दिया गया तो सेकुलरिज्म की जो पूरी परिभाषा है उसमें एक मेडल लगाता है। तो ये किस तरह का कानून बनाया है? सरकार के सामने इन सारी चीज़ों को रखा गया है? किसी मंत्री से किसी से कोई बातचीत हुई है? क्या कोई एक्शन या इसके बारे में चर्चा? देखिए, हमारा काम एक लीगल काम है जी। हमारा काम मंत्री या गवर्नमेंट ने आज तक कभी बुलाया नहीं है। अगर कभी बुलाएगी तो डेफिनेटली हम अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, पर हमने जो एक लॉयर के तहत अपना काम कर सकते तो वो किया है। हमने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए। इस समय 120 याचिकाएं अलग अलग हाई कोर्ट में देश के हम फाइल कर चुके हैं। पंजाब हरियाणा रौनक जी, मैं बताना चाहता हूं, वक्फ की समस्या से जल रहा है। और पहले जो रेंट लिया जाता था वक्फ बोर्ड द्वारा, वो कम रेंट लिया जाता था, 300 रुपए, 500 रुपए। आज वही रेंट बढ़ के 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए हो चुका है। और ये पूरी समस्या इस समय उत्तर प्रदेश में देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आंकड़ा है 2007 का कि डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे हाईएस्ट ओनर ऑफ द लैंड। मैं नहीं कह रहा हूं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पे हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री वक्फ बोर्ड है, और 2007 का जजमेंट है। अगर आज आप उसको इवैल्यूएट करेंगे तो कितनी ज्यादा जमीन बढ़ चुकी है। और ये सारी देखिए, वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वक्फ का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई आज एक इस्लाम को मानने वाला अपने जीवन में एक सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति नीट और क्लीन तरीके से जो उसने अपने जीवन में अर्जित की है, अगर वो अल्लाह को डोनेट करना चाहता है तो वो उस पर अपने इस्लामिक धार्मिक काम कर सकता है। पर इसका ये अर्थ तो नहीं होता है कि आप किसी और की संपत्ति को कब्जा करके उसको वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। और इसमें एक आपके सामने बस हाईलाइट करना चाहता हूं, मुझे पता है समय की कमी है। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट बहुत ड्रैकोनियन कॉन्सेप्ट है। मतलब जहां पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये कब वक्फ घोषित की गई, तो वहां पे कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूजर का। अगर आप बेली का मोहम्मदन लॉ पढ़ेंगे, मुल्ला का मोहम्मदन लॉ पढ़ेंगे, तो उसमें वक्फ की जो डेफिनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं वही डिफाइंड है कि आपको अपनी सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। इस डेफिनेशन को वक्फ एक्ट 1995 ने बदल दिया सेक्शन 3 सब क्लॉज आर में। और ये डेफिनेशन है नहीं जो इस्लामिक लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ सेक्शन 3 आर में डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन के ऊपर जाके वक्फ दो तरह से हो सकता है, या तो आप वक्फ को डेडिकेट करेंगे, ठीक है, वक्फ को आप डेडिकेट करेंगे, और दूसरा ला दिया गया वक्फ बाय यूजर। मतलब अगर डेडिकेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कहेंगे कि इसको हम इमेमोरियल टाइम से यूज कर रहे हैं। और इसका उदाहरण आप देखेंगे बेंगलोर के ईदगाह मैदान में ज्ञानव्यापी के केस में, जब पूछा गया कि औरंगजेब ने इसको कब वक्फ घोषित किया था, जरा वो डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्योंकि किसी भी मस्जिद के लिए वक्फ घोषित होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो वो कैसे होगा? उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि भाई फला आदमी ने अपनी संपत्ति को वक्फ घोषित कर दिया था और उस पर मस्जिद तामील हुई है। तो जब वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो कहते हैं वक्फ बाय यूजर है। उसका उदाहरण आप देखेंगे बेंगलोर की ईदगाह मैदान में, उसका उदाहरण आप देखेंगे ज्ञानव्यापी में, उसका उदाहरण आप देखेंगे ताजमहल में, जो केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है ताज जो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है कि बताइए इसको कब आपने वक्फ घोषित किया। 2018 से आज तक वो मुकदमा नहीं लगा है। तो ये जितनी बातें हैं, मैं आपके सामने सिर्फ ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और जो वक्फ एक्ट 1995 है, ये असीमित अधिकार एक वर्ग को दे रहा है जो सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को भी जो मानते हैं, उसका सीधा सीधा मर्डर है। वक्फ की बात हमने की, कितनी ज़मीन है उनके पास उसके बारे में चर्चा करी। कैथलिक चर्च के बारे में भी मेंशन करना चाहूँगा। फैक्ट ये कहता है कि 7 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है, और ये वो ज़मीन है जो 1920s में ब्रिटिशर्स ने चर्च को भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार के लिए ये दी थी। मतलब किसी भी गैर सरकारी संस्था के पास मौजूद ये सबसे ज़्यादा ज़मीन मानी जाती है। आज़ादी के बाद क्या इसको वापस लेने या इसमें बदलाव करने की कभी किसी ने नहीं सोची? क्योंकि ज़मीन को ही असली वेल्थ माना गया है कि वही असली ताकत है, वही असली संपत्ति है। इस पे क्या आप ये बात जो कह रहे हैं, इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो ग्राउंड लेवल की बात है, आपने उस बात को पकड़ा है। चर्च एक्ट 1921 के तहत बहुत सारी ऐसी ज़मीन थी जो चर्च को दे दी गई थी, और बेसिकली उसके बाद भी गवर्नमेंट ने डिफेंस, और ये ज़्यादातर ज़मीन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, डिफेंस के अंदर आती है, डिफेंस की लैंड है, डिफेंस मिनिस्ट्री की लैंड है, वो सारी ज़मीन चर्च को दी गई थी ऑन बेसिस ऑफ लीज। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और बहुत जल्दी मैं इसको साबित भी करूँगा। मैक्सिमम जगह ये लीज एक्सपायर हो चुकी है। 99 ईयर्स की जो लीज थी वो लीज एक्सपायर हो चुकी है।
2021 1921 में दी गई थी, 2021 में एक्सपायर हो चुकी है, और ये सारी जमीन वापस गवर्नमेंट को आनी चाहिए। और ये अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा सपना है तो उसकी 50 मतलब उसका मैं कहूंगा 25% उसका जो पैसा है वो इस जमीन में है। इतनी जमीन है, इतनी ज्यादा जमीन है जो इस समय चर्च के कंट्रोल में है, और उसके लिए काफी डिस्प्यूट भी चल रहे हैं जी, इंटर सी चर्च पर। पॉइंट इन इशू मेरा जो आपके सामने प्रोजेक्ट करने का है वो ये है कि बहुत सारी जमीन जो थी वो लीज पे थी, और वो लीज एक्सपायर हो चुकी हैं और वो वापस सरकार को लेनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने हाईलाइट किया है, और जरूर आपकी जो रिसर्च है वो सही है, और इस पे और भी रिसर्च हमारी टीम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप कहते हैं कि इसे लागू नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंदू समाज के लिए ही ये सही नहीं होगा, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको सर? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो हम ये कहते हैं कि आवर नेशन इज अ डाइवर्स नेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पर आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं, वो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से जब इसकी पूरी डिबेट शुरू हुई थी तो हुआ कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कितने ज़्यादा एक डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे आप लागू नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट आया कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब पे इसको लागू नहीं करेंगे जी। अब इसके बाद आता है कि यूनिफॉर्मिटी के जोन क्या होंगे। अगर कोई आदमी शादी कर रहा है सप्तपदी से और कोई आदमी शादी कर रहा है अपने रीति रिवाजों से, तो क्या उसको आप यूनिफॉर्म कर देंगे? मेरे हिसाब से यूनिफॉर्मिटी होगी कहाँ? यूनिफॉर्मिटी और यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू समाज को मिलेगा क्या? पॉइंट इन इशू कहने का ये है कि यूनिफॉर्मिटी के जोन क्या है। तो मैंने बहुत जगह ये बात कही और दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैं देखता हूं यूनिफॉर्मिटी के जोन वो 2 जगह हो सकते हैं। एक है एज ऑफ मैरिज और एक है नंबर ऑफ मैरिज। कि जैसे सेक्शन 494 में अगर कोई एक हिंदू समाज के व्यक्ति एक से ज्यादा शादी करता है तो ही इज लायबल टू बी पनिश्ड अंडर आईपीसी सेक्शन 494 जी। तो ये चीज यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा है एज ऑफ मैरिज, क्योंकि अगर पॉस्को जैसे घृणित अपराध हैं वो अगर एक समाज पे लागू नहीं हो रहे हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल कस्टम्स, तो मुझे लगता है वहां पे यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्योंकि एज ऑफ मैरिज और नंबर ऑफ मैरिज, मैं 2 बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 2 ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई एरिया ऐसा नहीं देखता हूं जहां पे यूनिफॉर्मिटी हो सकती है, और ये दोनों एरियाज भी काफी डिबेटेबल है। पॉइंट इन इशू ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? क्या यूनिफॉर्म से, देखिए जो हिंदू समाज में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो तो ऑलरेडी कोडिफाइड है, उसमें जो विमेन को इक्वल राइट मिलने हैं वो ऑलरेडी 2004-2005 के अमेंडमेंट से आ चुके हैं। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 में कोडिफाई हो चुका है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप करना क्या चाह रहे हैं? आप किसी और समाज को बेनिफिट देना चाह रहे हैं, किसी और समाज को बेनिफिट देना चाह रहे हैं जो आपका जोन नहीं है। अगर मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग डिबेट शो में था, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था हर एक धर्म एक प्रोडक्ट है। मैं अपनी बात को एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। उन्होंने कहा हर एक धर्म एक प्रोडक्ट है। तो मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे कि अगर आज आपका ये पॉडकास्ट शो है और आपको पता चले आपका एक कॉम्पिटिटर है, वो भी एक पॉडकास्ट चला रहा है, आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी है, उसके पास नहीं है, तो क्या आप ये करेंगे कि उसके पास बेटर टेक्नोलॉजी पहुंचाएंगे कि अपने पॉडकास्ट को बेटर करेंगे? ऑब्वियसली नहीं पहुंचाएंगे भाई। तो आप कर क्या रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो दूसरा वर्ग है उसको आप बेटर करने की कोशिश करें, जो आपका काम ही नहीं है। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला गया है। ये मैंडेटरी नहीं है। ये डाइवर्स नेशन है जिसमें डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो हर आदमी को अपने कल्चर अडॉप्ट करने का हक है। ठीक है। और मेरे पास मैं ये कहता हूं, मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं कि अगर हर एक धर्म एक प्रोडक्ट है और आप उसको, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने ये बात लाइव चैनल पे बोली है। क्या नाम था उनका? मैं उस नाम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। किस लेटर से शुरू होता है? ठीक है। हाँ। नहीं ठीक है, मैं बता ही देता हूं। संजय हेगड़े साहब ने बोली थी। संजय हेगड़े साहब ने बात बोली थी। तो भाई अगर हर एक धर्म एक शॉप है और एक प्रोडक्ट है, तो फिर हम दूसरे के प्रोडक्ट को क्यों ठीक करें? हम अपने धर्म को लेकर चले कि हमारे धर्म में तो सब सही है, तो हम उसको प्रमोट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे। तो एज अ सनातनी मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं हूं, एंड आई हैव माय ओन रीजंस फॉर इट। ठीक है। एक रीसेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोवर्सी हुई जब ये कहा गया कि कांवड़ यात्री जब कांवड़ लेकर जाएंगे तो रास्ते में जो दुकान होगी उन दुकान पे जो चलाने वाले हैं और जो ओनर्स हैं
उनको अपना नाम लिखना मैंडेटरी किया जाए, जिससे कि कांवड़ यात्री कहाँ पर भोजन कर रहे हैं या कहाँ पर कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसको उनकी जानकारी हो। इस पे फिर बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ, मामला अदालत में पहुंचा, इस फैसले को रोक दिया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर दूसरे समाज की बात करें तो उनके पास हलाल सर्टिफिकेट है, वो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंज्यूम करने के हिसाब से एक समाज के लिए। तो इस समाज के लिए इसे कैसे देखा जाए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और इस डिसीजन को अगर पॉलिटिकली लिया गया है तो कैसे लिया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांवड़ यात्रा का जो पूरा यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर था, इसको गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया, ठीक है, और इसको गलत ढंग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई और ये बोला गया कि ये एक अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ सिंपल सा। मैं अपने बाबूजी के साथ जब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में ट्रैवल कर रहा था, और भी बहुत जगह जब हमने ट्रैवल किया, तो हम ढाबे पे रुके। ढाबे का नाम है एक पर्टिकुलर नाम है, और जब उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो दूसरा पर्टिकुलर नाम आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति ढाबे का ओरिजिनल ओनर है, उनको गलत नाम रखने की क्या जरूरत पड़ रही है? और अंदर ढाबे में क्या बन रहा है? क्या ये मेरा हक नहीं है, राइट टू नो नहीं है कि मैं किस जगह पे खाना खाऊं? मैं ये चूज नहीं कर सकता हूं कि वहां पे अंदर जो किचन है वो किस सिस्टम से बन रहा है? आज अगर मैं प्योर वेज हूं तो मैं चाहूंगा कि जहां पे मैं खाना खा रहा हूं वो प्योर वेज रेस्टोरेंट हो। ठीक है, मैं नहीं खाना खाता हूं जहां पे वेज नॉन वेज साथ में बनता है, मुझे प्रॉब्लम है। मैं अगर व्रत रखता हूं, मैं एक पूरी एफर्ट्स लेके कावड़ को लेके जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जितनी शुद्धि और जितनी अपनी तपस्या है और जितनी अपनी व्रत है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकूं। अगर उसके लिए मुझे धोखा दिया जा रहा है एक पर्टिकुलर नाम रख के, और अंदर अगर किचन में नॉनवेज बन रहा है, तो क्या ये मेरा चॉइस नहीं है कि मैं कहां पे खाना खाऊं? मुझे पता चले, राइट टू नो नहीं है? क्या फूड सेफ्टी एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर जगह का ओनर है उसको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा? इससे अनटचेबिलिटी कैसे प्रमोट हो रही है? अगर उसके बाद भी मेरी चॉइस होगी तो मैं वहां पे खाना खाऊंगा, पर मुझे कम से कम जानने का अधिकार तो होना चाहिए। आज अगर मेरा नाम विष्णु शंकर जैन है तो मेरा नाम विष्णु शंकर जैन है, उसमें छुपाने की क्या जरूरत है? तो यहां पे यही बात हो रही थी कि आप अपना नाम डिस्प्ले करिए। नाम डिस्प्ले करने से उनका बिजनेस कैसे इंपैक्ट हो जाएगा, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस पूरे जो पूरा ऑर्डर था यूपी गवर्नमेंट का, उसको गलत ढंग से प्रोजेक्ट किया गया, उसको अनटचेबिलिटी से जोड़ के देखा गया। किसी आदमी ने नहीं कहा कि हम वहां पे खाना नहीं खाएंगे। आदमी ने कहा कि हमें जानने का हक होना चाहिए कि वहां पे कौन उस जगह का ओनर है, कि हम अपना डिसीजन ले सके। और आपने बिल्कुल सही बात कही, हलाल सर्टिफिकेट में आज मैं कितनी जगह ऐसी है जहां पे अननोइंगली मैं हलाल फूड खा चुका हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन ब्रांड के जहां पे आप हलाल सर्टिफाइड फूड दे रहे हैं। मैं क्यों हलाल फूड खाऊं? जो आपने बाई हलाल सर्टिफाइड आपने प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, हलाल की एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। तो आप मैं मतलब उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, पर ट्रेन में, फ्लाइट में कितने ऐसे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। मैं क्यों वो प्रोडक्ट्स खाऊं? तो अगर एक धर्म को आजादी है हलाल सर्टिफाइड फूड खाने की, तो मुझे भी आजादी है सात्विक फूड खाने की। एक क्वेश्चन मैं सोनिया जी से जुड़ा हुआ आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके परिवार को शायद उनसे विशेष लगाव रहा है, क्योंकि आपके पिताजी ने उनके खिलाफ चुनाव भी लड़ा था 1993 में। फिर उसके बाद सोनिया जी की नागरिकता को भी चैलेंज किया गया, उनकी शादी की लीगैलिटी को भी चैलेंज किया गया। हालांकि सन 2000 में शायद कोर्ट ने इन सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। सो इसके पीछे की पृष्ठभूमि बताइए, क्या ये कनेक्शन? हमारे जो परिवार का इतिहास है, बहुत सारी ऐसी याचिकाएं हैं जो हम कोर्ट में हारे हैं। कोई जीत का या यश का इतिहास नहीं रहा है। आज जो मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं कहना चाहता हूं 47 साल का एक ऐसा करियर मैंने अपने बाबूजी का देखा है जहां पे मैक्सिमम टाइम जितनी एक चीज़ बोली जा सकती है वो उन्होंने झेली है, बहुत चीज़ झेली है जी, और बहुत चीज़ें खारिज हुई है, जेन्युइन से जेन्युइन चीज़ें खारिज हुई। तब शायद हम और आप नहीं होते थे तो उन चीज़ों पे कभी बात नहीं हुई। पर मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतिहास के इस दर्दनाक पन्ने को दोबारा आज कुरेदा है। तो बात ऐसी थी, बाबूजी ने चुनाव सोनिया गांधी के खिलाफ जीतने के लिए नहीं लड़ा था, हारने के लिए चुनाव लड़ा था 1999 में। और उसका पर्पज़ ये था, ये साबित करना कि शी इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। मैं तब बहुत छोटा था और मैं उनके साथ कोर्ट आया करता था, पूरी प्रोसीडिंग, मैं 14 साल का था, मैंने पूरी प्रोसीडिंग अपनी आंखों के सामने देखी है। और आर्ग्यूमेंट ये है, तर्क ये है, और ये तर्क लॉजिकल तर्क है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको सब लोग एग्जामिन करें। जो भारत में जो लोगों को पावर दी गई है चुनाव लड़ने की,
उसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। मतलब जो आदमी यहाँ पे सन ऑफ द सॉइल है, जो आदमी यहाँ पैदा हुआ है, वही यहाँ पे चुनाव लड़ सकता है और इस देश के डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर सकता है। और जो लोग नागरिकता एक्वायर करते हैं, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन। जो लोग नागरिकता एक्वायर करते हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, दे आर इंडियन सिटीजन। तो पिताजी ने यही तर्क रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस लाहौटी के सामने। मैं एक छोटा बच्चा था उस समय, गैलरी में उनके आर्गुमेंट को सुन रहा था, तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं यहाँ पे अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं वो दिन नहीं देखना चाहता हूँ, एक दिन ऐसा हो सकता है कि बेनजीर भुट्टो भारत आएगी, यहाँ पे किसी से शादी करेगी और ये पूरे देश को, एक पर्टिकुलर देश को या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देगी, और उस दिन ये पूछा जाएगा कि इस देश की जुडिशरी ने सही समय इंटरवीन क्यों नहीं किया। आपने जो फ्लड गेट्स को, जो आपके चैनल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें फ्लड गेट्स खोले हुए हैं, जिसमें आप सिटीजनशिप दे रहे हैं बाय वे ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 5C, कि अगर कोई फॉरेन व्यक्ति आज यहाँ पे किसी से शादी कर रहा है, ऑन दैट बेसिस आप उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो उस बेसिस को चैलेंज किया था। देयर इज नथिंग अगेंस्ट सोनिया गांधी, ठीक है। द कंसेप्ट इज अगेंस्ट, वी आर अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि अगर इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी, इस देश की इंटीग्रिटी को आपको मेंटेन करना है, तो सबसे पहला जरूरी यह है कि जो फॉरेन समाज से या फॉरेनर कोई अगर है, तो वो इस देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना कर पाए, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होल्ड कर पाए। और उसका जो एक फ्लड गेट के लिए चैनल खोला गया है सेक्शन 5C में, और जो मैंने आपके सामने बात रखी, उस चैनल को बंद करने के लिए आवाज उठाई थी। इसीलिए इलेक्शन पिटीशन में बात रेस की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पिटीशन, और देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी, इसका पूरा ट्रायल नहीं किया गया। अगर आप कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, इट हैज टू बी ट्राइड एज अ सिविल सूट, ठीक है। तो हम ट्रायल जब करते हैं तो हम साबित करते हैं कि सोनिया गांधी का ओरिजिनल नाम एंटोनियो माइनो है और वो इस देश की नागरिक नहीं है। जो एविडेंसेस थी वो हम कोर्ट के सामने लाते, पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत हमारी एप्लीकेशन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। मेरे पिताजी ने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी इस बात को रखने की। पर जो जजमेंट है हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी, रिपोर्टेड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि वी अप्रिशिएट द फोरेंसिक एबिलिटी ऑफ द लर्नेड लॉयर। और ये जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं, सिटीजन ऑफ इंडिया और इंडियन सिटीजन, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्टिंक्शन को अप्रिशिएट किया। पर उस समय के जो अटॉर्नी जनरल थे मिलन बनर्जी, उन्होंने कोर्ट में कहा था कि लॉर्डशिप जो मिस्टर एच.एस. जैन कह रहे हैं हम इसको डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, बस इस समय इसको डिसाइड मत करिए, नहीं तो पॉलिटिकल हैवॉक हो जाएगा। अच्छा, और ये बात कोर्ट मानती है? अब उन्होंने बात कही, अब पर देखिए 2004 में ये बात आपने उस समय दबा दी, सन 2000 में दबा दी, पर 2004 में इसी आधार में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको शपथ दिलाने से मना कर दिया और कहा कि बताइए आपकी नागरिकता कहाँ है, आपने इटली की सिटीजनशिप कहाँ रिलिंक्विश की है। इटली की सिटीजनशिप आज तक उन्होंने रिलिंक्विश नहीं की है। बट इसको एक सैक्रिफाइस के रूप में दिखाया गया है कि सैक्रिफाइस नहीं है, शी इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, शी इज इंडियन सिटीजन। और ये बात कोर्ट में हमने साबित की थी, प्रूफ की थी, उस समय दबा दी गई। 2004 में इसी के आधार पे उनको वो शपथ नहीं ले पाई। फिर ये इंटरप्रिटेशन या ये कहना कि एक ईसाई मूल की महिला एक सिख को प्रधानमंत्री बनाती है और अपना पद त्याग देती है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत है। आपने ट्रायल ही नहीं होने दिया। आप ट्रायल होने देते, आप हमें मौका देते साबित करने का कि यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। आप सोचिए रौनक जी, कितना सीरियस विषय है। आप इस देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसके लिए फ्लड गेट्स ओपन कर रहे हैं। फिर कोई भी आदमी इस देश में आएगा, किसी से भी शादी करेगा, सिटीजनशिप लेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और इस देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है। और जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, 2004 में इसी आधार पे ये सारी चीजें हुई। तो मैं सिर्फ देखिए, हमारा जो इशू होता है कोई पर्सनल इशू नहीं है, इट्स अ लीगल इशू, इट्स अ इशू कंसर्निंग विद द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ना हम उनके खिलाफ हैं। पॉइंट इन इशू पॉलिसी इशू है कि अगर एक आप इंटरनल फ्लडगेट्स खोल रहे हैं, और ये किसी भी देश में नहीं है, ये किसी भी देश में नहीं है, इसीलिए इसको रोका जाए, इसके खिलाफ। ठीक है, कुछ एक सवाल और है सर। एक मुद्दा जो बार बार उठता है वो है मंदिर पर स्टेट का कंट्रोल। जेसाई दीपक जब यहाँ आए थे तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बातचीत करी।
बाकी धार्मिक स्थलों की अगर हम बात करें तो उसका कंट्रोल उस धर्म के लोगों के पास है, लेकिन मंदिर का नहीं है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप, आगे इसको और कैसे टैकल किया जाएगा? और इसमें अगर आप ये कहें कि इस वक्त जो सरकार है वो इसमें मदद कर सकती है, तो क्या ये पॉसिबल है और इसको कैसे टैकल किया जाएगा? देखिए, बहुत सीरियस विषय है, बहुत गंभीर विषय है, और मैं बताना चाहता हूँ उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ऑन ग्राउंड आपको स्थिति बताना चाहता हूँ। एक मंदिर है कर्नाटका में, मैं तो क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड उदाहरण दे रहा हूँ। एक मंदिर है कर्नाटका में जिसे किष्किंधा कहते हैं, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में, हनुमान जन्मभूमि, जहाँ ये माना जाता है कि वहाँ पे बजरंग बली ने जन्म लिया था। उनकी जन्मभूमि है किष्किंधा, कर्नाटका में, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में, अंजनाद्री हिल्स पे। ठीक है। वहाँ पे रामानंदी संप्रदाय के जो महंत हैं, उन्होंने जगह को अपनी तपस्या से जागृत किया। सारी जो 600 सीढ़ियाँ हैं दोनों तरफ पहाड़ के, वो उन्होंने बनवाई। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे पर्यटक आने लग गए। मैं आपको अपनी बात उदाहरण से समझा रहा हूँ। प्लीज सर, प्लीज। धीरे धीरे वहाँ पे पर्यटक आने लग गए और वहाँ पे दर्शन करने लग गए। जब देखा सरकार ने कि यहाँ पे भारी मात्रा में चढ़ावा आ रहा है और दर्शनार्थी आ रहे हैं, 2018 में सरकार ने कर्नाटका एक्ट का दुरुपयोग करते हुए, कर्नाटका एक्ट में मैंडेट क्या है कि अगर आप किसी एक सेक्शन ये कहता है कि अगर आप किसी मंदिर को एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि वो पूर्व में अंडर हैदराबाद फसली एक्ट एक्वायर हुआ हो। बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। पर उस सेक्शन के वायलेशन में उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये मैं धारवाड़ हाईकोर्ट में आर्ग्यू कर चुका हूं। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि अंजनाद्री हिल्स का जो मंदिर है ये हैदराबादी फसली एक्ट में एक्वायर हुआ था, कोई प्रूफ नहीं है। और उन्होंने उस प्रोविजन के तहत उस मंदिर को एक्वायर कर लिया। चलिए ठीक है, आपने एक्वायर कर लिया। जो नीचे महान जी ने संस्कृत की धर्मशाला बनाई थी, संस्कृत की वेदशाला, पाठशाला बनाई थी, उस पाठशाला को भी आपने एक्वायर कर लिया। और उसके बाद अब हो क्या रहा है वहां पे जो फंड्स आ रहे हैं, जब आपने जो वहां के मेन महंत थे उनको आउट कर दिया, तो अब वहां पे जो आपके पास फंड्स आ रहे हैं, कैसे पता होगा मुझे या आपको कि क्या फंड्स आ रहे हैं? ठीक है। हम तो है ही नहीं। तो आप जो लोग कहते हैं मंदिर का पैसा सरकार ले रही है और बाकी लोग पूछते हैं भैया जरा प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ देगा कैसे आदमी? जब आपने हेल्म ऑफ द अफेयर से किसी आदमी को बाहर कर दिया तो प्रूफ कैसे देंगे? अब आप जो बोलेंगे कि 60 लाख रुपए आ रहा है, 50 लाख रुपए आ रहा है, हमें वो मानना पड़ेगा। तो पॉइंट एंड इशू मेरे दो आर्ग्यूमेंट है। पहली बात, मंदिर एक्वायर करने के लिए जो तर्क दिया जाता है मंदिर एक्विजिशन इसलिए सही है क्योंकि मिसमैनेजमेंट है। अच्छा। मैं आपको ये तर्क दिया जाता है कि भाई मंदिर एक्वायर, जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है वो ये कहता है मंदिर एक्वायर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ा मिसमैनेजमेंट है मंदिर के एक्विजिशन में। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मिसमैनेजमेंट आपको चर्च में या मॉस्क में या वक्फ प्रॉपर्टी में नहीं दिखता है? अगर मिसमैनेजमेंट ही आपका ग्रैंड नॉर्म है कि मिसमैनेजमेंट के आधार पे आपको किसी जगह को एक्वायर करना है, तो चर्च को भी एक्वायर करिए, मॉस्क को भी एक्वायर करिए। सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही क्यों? पहली बात। दूसरी बात, अगर मिसमैनेजमेंट है तो ये सेक्शन 91, 92 ऑफ द सीपीसी में ये कोर्ट देख सकती है, स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेम कर सकती है और उसके लिए सिविल सूट फाइल हो सकता है, सिविल केसेस चल सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रेज्यूम कर लेना कि मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और मैं कंट्रोल और उस आधार पर मैं कंट्रोल करूंगा। अभी मैं आपको तमिलनाडु का उदाहरण दे रहा हूं। 44,000 टेम्पल तमिलनाडु में अंडर एक्विजिशन है, 44,000। और जो वहां की कमेटी है उनको ये पावर ही नहीं है अपने अर्चक अपॉइंट करने की। ऐसे ऐसे लोगों को अर्चक बनाया जा रहा है जिनको देवी देवता का रीति रिवाज ही नहीं पता है। एक सिविल सर्विसेज की तरह उनका एग्जामिनेशन लिया जा रहा है और उनको अर्चक बनाया जा रहा है, पुजारी बनाया जा रहा है। और साथ में सर ये संविधान की मूल भावना का भी एक आर्टिकल 26 और आर्टिकल 25 का वायलेशन है। क्योंकि आप धार्मिक भाई, आप धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं और कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है। आप हैं सेकुलर और आप कंट्रोल कर रहे हैं मंदिर को। आप कितना बड़ा कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। किसने बनाई सर ये खिचड़ी इतनी कि जहां पे आपको इतना कॉम्प्लिकेट? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी मंदिर, आपको एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, और कोई भी आदमी मुझे कंट्रडिक्ट करे। जरा उदयपुर में जो महाराणा प्रताप का मंदिर है एकलिंग जी का, उससे थोड़ी ही दूरी पे 5 किलोमीटर दूर एक दूसरा मंदिर है, सास बहु मंदिर। वहां कोई एक्वायर नहीं कर रहा उस मंदिर को, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, देवी देवताओं का अस्तित्व मिटा हुआ है। लोग वहां पे जाके वेडिंग फोटो शूट्स कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं। वहां किसी को नहीं पड़ी हुई है उसको एक्वायर करने की। पर अगर अभी उस मंदिर को मैं जागृत कर दूं, वहां पे देवी देवताओं का अस्तित्व रख दूं और वो जागृत हो जाए, फंड्स आने लग जाए, तो तुरंत उसका एक्विजिशन हो जाएगा। रेवेन्यू मॉडल देख रही है सरकार बस। तो ये चीज बहुत गलत है। आर्टिकल 25, 26 का वायलेशन है। साथ ही साथ सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल्स को अगर आप मानते हैं उसका वायलेशन है। और जिस तरह से अर्चक अपॉइंट किए जा रहे हैं, देखिए एक बात और कहना चाहता हूं सर, एक पुजारी का और एक देवता का एक मातृत्व का रिश्ता होता है।
जैसे आज किसी देवता की सेवा होती है, उनको सुबह उठाया जाता है, उनका भोग प्रसाद आरती की जाती है, रात में शयन किया जाता है, तो जो एक पुजारी का उस डेटी से रिश्ता होता है, एक सेवादार का भी रिश्ता होता है और एक माँ का भी रिश्ता होता है जी। आज आप पुजारी और अर्चक अपॉइंट कर रहे हैं एक टेस्ट लेके आप अपॉइंट कर रहे हैं। आज एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालेगी, क्या उसका कभी कोई टेस्ट हो सकता है? ये किस तरह के एंडोमेंट्स एक्ट्स बनाए गए? और आपने जो वहां की मेन कमिटीज थी, उनके जो कल्चर्स थे, उनके जो रिचुअल्स थे, उसको ओवर पावर कर लिया बाय ब्रिंगिंग वेरियस एंडोमेंट एक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा इशू है और मैं कहना चाहता हूं कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक बार इसके लिए बजटरी प्रोविजन किया था कि हम इन मंदिरों को रिलीज करेंगे, उसके बाद भी रिलीज नहीं किया। और आज कर्नाटका में, जैसे मैंने आपको 44,000 मंदिर का उदाहरण दिया तमिलनाडु में, ऐसे कर्नाटका में अराउंड 32,000 टेम्पल है जो अंडर एक्विजिशन। 32,000 टेम्पल, ये आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है। और इन सबको एक्विजिशन से हटना बहुत जरूरी है। सो ये दोनों जो लड़ाइयाँ हैं, एक तो मंदिर का पर से जो स्टेट का कंट्रोल है और दूसरा वो सारे धार्मिक जगहें जो वापस से हिंदुओं को मिलें, आपको लगता है ये लड़ाई कंक्लूजन की तरफ पहुंचेगी, संभव कभी हो पाएगा? और क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट यही दिया जाता है कि अगर राम मंदिर के बाद ऐसा किसी और मंदिर के साथ किया गया तो तनाव फैलेगा, तो इस पे क्या आपका क्या विचार है? एक फाइनल विचार लेते हैं सर। देखिए, देश इज अ कंट्री ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये देश संविधान से चलता है। जो लोग कहते हैं, जो संविधान की कॉपीज भी दिखाते हैं, तो उसमें लिखा है कि इट हैज टू बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। तो अगर रूल ऑफ लॉ है, अगर कोर्ट के ऑर्डर को हर आदमी को कंप्लाई करना है, अगर आर्टिकल 141 और 143 में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सवाल अपने आप में बेमानी हो जाता है कि अगर ऐसा कोर्ट जजमेंट देगी तो तनाव हो जाएगा। वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ। और मैं इस देश की जुडिशरी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जेरूसलम में पिछले 2000 साल से 3 समुदाय एक पर्टिकुलर स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। वहां पे तो तनाव नहीं हो रहा है, वहां पे तो लड़ाई लड़ रहे हैं। और कोई देश की बड़ी बड़ी जुडिशरी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशंस उस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पाए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन जुडिशरी की ताकत थी कि राम मंदिर के केस को हमने सॉल्व किया और मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि इस तरह के सिविलाइजेशनल डिस्प्यूट्स सॉल्व किए जा सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के माध्यम से जब डिस्प्यूट सॉल्व हो रहा है, उस समय बात करना कि तनाव को जन्म देगा, मुझे लगता है वो लोग रूल ऑफ लॉ के खिलाफ बात कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, कोई भी वकील कभी भी अगर आपके सामने ये कह रहा है कि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और हम जल्दी कर देंगे, वो झूठ बोल रहा है। कोई भी आदमी इस चीज़ का एस्टिमेट नहीं लगा सकता है और ना मैं लगा सकता हूँ। ये चीज़ें कितने समय में सॉल्व होंगी, कितना टाइम लगेगा, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। पर मैं इतना कह सकता हूँ, ज़रूरी ये है कि हम लड़े। अगर गोपाल सिंह विशारद ने 1950 में राम मंदिर का केस नहीं फाइल किया होता ये सोच के कि इसका क्या रिजल्ट होगा, तो 22 जनवरी 2024 का हम दिन नहीं देखते। इसलिए जरूरी है इस पूरी सिविलाइजेशन के लिए कि वो स्ट्रांग रिसर्च करे, पढ़ाई करे, अपनी बात कोर्ट में तर्क और फैक्ट्स के आधार पर कहे। अल्टीमेटली देखिए, सिविलाइजेशनल बैटल है, इसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी जनरेशंस लगेंगी, हमें नहीं पता। पर एक आक्रांता हुई है, उसको मिटाने के लिए कम्युनिटी लड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमारा जो इतिहास रहा है पूरे सनातनियों का, यश का इतिहास रहा है। अगर यहां पे औरंगजेब ने तलवार चलाई है, तो यहां पे ऐसे लोग उठे हैं जिन्होंने डेमोक्रेटिक माध्यम से मैसेज देने की कोशिश की है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से बड़ी होती है, पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी, चलते चलते एक क्विक रैपिड फायर, या तो एक शब्द में जवाब देना है या नहीं देना या यस या नो में जवाब देना। ठीक है। हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष भारत? हिंदू राष्ट्र। क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक है। सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू, बड़ा नेता किसे? सरदार पटेल। सवाल ही नहीं पूरा हुआ। क्या अदालतों पर राजनीतिक प्रेशर होता है? बिल्कुल नहीं। योगी या मोदी, दोनों में आपका पसंदीदा नेता? मोदी जी। हिंदू समाज से एक शिकायत? कोई शिकायत नहीं। ठीक है। लव जिहाद या लैंड जिहाद, प्रोपोगेंडा है या सच्चाई है? सच्चाई है। क्या मंदिरों को रिक्लेम करने की लड़ाई कानून से ही लड़ी जा सकती है या मुस्लिम पक्ष से बातचीत भी की जा सकती है? सिर्फ कानून से लड़ी जा सकती है, कोर्ट के माध्यम से। विष्णु शंकर जैन पहले खुद को वकील मानते हैं या हिंदू? पहले हिंदू। मौका मिले तो भारतीय संविधान में क्या बदलना चाहेंगे? सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए, बहुत सारी बातें की, पर बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। समय का अभाव था, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार
जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस बातचीत को और भी लोगों से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट में जो भी बातचीत हुई है उसमें इमोशन बिल्कुल नहीं था, उसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स थे, और ये फैक्ट्स हर एक देशवासी तक पहुंचने ज़रूरी हैं। तो इस पॉडकास्ट को प्लीज़ और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।